अब शुरू होने जा रहा है देश के सबसे बड़ा शो युवा कलाकारों का आर्ट टॉक शो रजत सिन्हा के साथ। आज के हमारे आज टॉक शो के युवा कलाकार हैं विवेक राज जी। तो हम विवेक राज जी का जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। विवेक राज जी, आप कैसे हैं? बात करिए, हमारे बैठिए आप। तो बैठिए, आप कंफर्टेबल है? यस। नमस्कार, आर्ट टॉक शो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रजत सिन्हा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे सामने बैठ गए हैं आज के हमारे युवा कलाकार विवेक राज जी। इनका बहुत बहुत स्वागत है इस आर्ट टॉक शो में। और इनका सपना था कि ये बड़े होकर के एक डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन इन्हें बचपन से ही शौक रहा था कि मैं एक फेमस आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, इसलिए हमारे इस आर्ट टॉक शो में आया है। और इन्हें बचपन से शौक था कि मैं कविताएँ लिखूँ, और ये अभी कविताएँ भी लिखती हैं। और इनका सपना है कि मैं अपने मम्मी पापा को तीर्थ स्थल पर घुमाना चाहता हूँ। तो आप जानते हैं, कला एक मन की शांति है। तो विवेक जी, मैं चाहता हूँ कि आपका सपना बहुत जल्द पूरा हो, इसलिए मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। तो अब स्टार्ट करते हैं इस आर्ट टॉक शो के बारे में। ओके। तो विवेक जी, आप काफ़ी दूर से इस आर्ट टॉक शो में आए हैं, तो आपका लंबा सफ़र कैसा रहा? सर, मेरा सफ़र बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा, और सबसे ज़्यादा जो मैंने फील किया वो यह किया कि ये जो लंबा सफ़र था वह बहुत ही कम समय में मुझे लगा मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ, ताकि मैं इस इंटरव्यू को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सकूँ। तो बहुत अच्छा आपका सफ़र रहा, और गॉड ब्लेस यू, ऐसा सफ़र हर युवा कलाकार। थैंक यू सर, थैंक यू। तो अच्छा विवेक जी, आप डॉक्टर बनना चाहते थे, तो आप अचानक आर्ट फील्ड को चॉइस कर लिए, इसका क्या रीज़न रहा होगा? एक्चुअली में सर, डॉक्टर बनने के लिए जो इकोनॉमिकल कंडीशन था उस समय हम लोगों के फैमिली का, वह कुछ उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो जब मैं उस फील्ड को छोड़ा, अपने उस इंटरेस्ट को छोड़ा, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं एक अलग फील्ड के तरफ भी इंटरेस्टेड हूँ, और ये फील्ड आर्ट का फील्ड था। और सच मानिए तो मैं आज इस फील्ड को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। तो इसीलिए आपने आर्ट फील्ड को चॉइस किया? यस सर। अच्छा, आपको कब लगा कि मैं एक अच्छे चित्रकार बन सकता हूँ? सर, जब मैंने 12वीं की परीक्षा दी, उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं बायो ले करके अपने करियर को एक मेडिकल इंस्टीट्यूट में जा कर के कंप्लीट करूँगा। लेकिन उस टाइम क्या हुआ कि मेरा वो सपना तो अधूरा रह गया। लेकिन उस समय मेरी जो रुचि थी, क्योंकि बायो में भी जो है ड्राइंग बहुत ही अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि उसमें आपको हर एक बॉडी के स्ट्रक्चर को दिखाने होते हैं, तो वो चीज़ मेरा सबसे ज़्यादा बेस्ट था बायो में, जिसके कारण कि मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली में मैं अगर बायो नहीं भी लेता हूँ तो अपना इस चीज़ को, अपना इस इंटरेस्ट को बाकी मैं आर्ट के क्षेत्र में ले जाके ज़रूर पूरा कर सकता हूँ, जो आज मैं यहाँ पे हूँ। तो आप मेडिकल का पढ़ाई छोड़ करके आर्ट फील्ड में आए, क्या आपको लगता है कि इसमें मैं करियर बना पाऊँगा? ज़रूर सर, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और यहाँ तक कि इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है जिससे कि आप मेडिकल लाइन से भी अच्छा जॉब ले सकते हैं। इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है जहाँ तक कि अभी तक बिहार के कितने पेरेंट्स को पता ही नहीं है, जिसके कारण वो अपने बच्चे को इस अपॉर्चुनिटी में जाने ही नहीं दे रहे हैं। अगर इस लाइन में आज तक जो सबसे ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है वह एक सच में एनिमेशन ड्राइंग हो गई, आपकी अप्लाइड आर्ट हो गया, फाइन आर्ट हो गया, चित्रकला हो गया, मूर्ति कला हो गया। हर एक क्षेत्र में हर एक तरह का बिजनेस है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं तो गवर्नमेंट जॉब भी है, और अगर आप पर्सनल बिजनेस करना चाहते हो पर्सनल बिजनेस भी है, अगर आप कोचिंग संस्था खोल के चलाना चाहते हैं तो वो भी है। तो बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, बस यहाँ पे पेरेंट्स को नॉलेज की कमी है, जिसके कारण वो अपने बच्चे को वहाँ नहीं भेज रहे हैं, और मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ इस बारे में। तो विवेक जी, एक सवाल है मेरे मन में, बात उठी अभी, कि जब आप मेडिकल लाइन को छोड़ करके आर्ट की फील्ड में आप मोड़ लिया, तो उस समय का आपका क्या अनुभव रहा होगा? आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट किए कि मेरा बेटा जो इस फील्ड में जाए? क्योंकि हर पेरेंट्स चाहते हैं कि नहीं, मेरा बेटा डॉक्टर ही बने, इंजीनियर बने, लेकिन आपने सब फील्ड छोड़ करके दाव पे लगा करके आप आर्ट में आप आ गए। तो उसमें का क्या आपका एक्सपीरियंस था? घर का माहौल था? सच बताऊं तो माहौल बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। मैं बायो का स्ट्रीम छोड़ करके मैंने कॉमर्स लिया, जो कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कॉमर्स ले पाऊँगा। लेकिन उस समय जो मेरे अंदर घुटन थी, वो घुटन को मैंने अपने कला के ज़रिए निकाला। यहाँ तक कि इवन मुझे ये भी नहीं पता था
कि सच में एक कलाकार मैं बन भी पाऊँगा या नहीं बन पाऊँगा। यहाँ तक कि स्टार्टिंग में जब मैं अपना टाइम स्केचिंग और रफ स्केचेज में देता था तो मेरे पेरेंट्स नाराज़ भी होते थे। बहुत कोई रिश्तेदार ये भी बोलते थे कि ये क्या कर रहे हो तुम, अपने करियर को क्यों ख़राब कर रहे हो तुम। लेकिन मैंने हर एक चीज़ को डील किया और वो समय जो था जो मेरा मन था उस समय जितना ज़्यादा अधिक गहरा आर्ट के प्रति, तो एक्चुअली में उस टाइम मेरे पेरेंट्स बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं थे। तो मेरा जो मन था वो और ज़्यादा गिरता चला गया, लेकिन एक कला ही थी जो मेरे मन को और ऊपर लेके गया। तो उस जगह पे जब मैं अपने आप को महसूस करता था तो मुझे बहुत ही ज़्यादा घुटन होती थी। तो लेकिन मेरे लिए जो कुछ सपोर्टिव लोग थे, जैसे मेरे कुछ बहन थे, कुछ भाई थे जो मुझे सपोर्ट किए और उन्होंने मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया, तो मैं आज आप लोगों के सामने हूँ। और मैं ये भी कहूँगा कि इसमें कोई अपॉर्चुनिटी, ऐसी कोई बात ही नहीं है कि इसमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। और मैं हर एक पेरेंट्स से कहूँगा कि आप अपने बच्चों को कला के क्षेत्र में बढ़ाइए। बहुत सारे अपॉर्चुनिटी हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है इसमें करने के लिए आगे। और भी ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब भी है जो कि नॉलेज के कारण आप लोगों को नहीं पता है, लेकिन एक्चुअली में है। तो विवेक जी, आप कुछ बचपन की यादें मुझे बताएं। आप बचपन में आप किस तरह से स्ट्रगल किए, कुछ कोई पल आपको याद है बचपन का? जहाँ तक कि मुझे याद है कि मुझे बचपन में अप्रॉक्स पढ़ाई करने में उतना ज़्यादा मन नहीं लगता था। क्रिएटिविटी मेरे अंदर बहुत ज़्यादा थी। मेरा हैंड राइटिंग नहीं अच्छे थे, जिसके कारण से मेरे बहुत सारे टीचर मुझसे नाराज़ हुआ करते। लेकिन एक ऐसे सर थे मेरे वहाँ गांव में, जो मुझे सजेस्ट किए कि आप थोड़ी बहुत चित्रकारी करो, उससे क्या होगा आपका राइटिंग में भी सुधार आएगा। फिर मैंने कलर से बहुत कुछ रंगना स्टार्ट किया, कुछ भी पेंट किया करता था, सामने देख करके कुछ भी ड्रॉ करने की कोशिश करता था। वो डेफिनेटली मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डाला। और मैं पेरेंट्स से भी यही कहूँगा कि अगर बच्चे की हैंड राइटिंग ख़राब होती है तो आप उन्हें चित्रकारी के क्लास में ज़रूर डलवाइए, ताकि वो वहाँ से कुछ ना तो कुछ गेन करे। उसका हैंड राइटिंग 100% श्योर है कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो वहाँ से मुझे थोड़ा बहुत आर्ट में जो है धीरे धीरे नॉलेज मिला कि कैसे जा कर के आगे जाना है। और इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी यादें भी हैं गांव से जुड़ी हुई, जो मुझे अभी भी याद हैं कि किस तरीके से हम लोग बिल्कुल भी होमवर्क नहीं करते थे। लेकिन मैं बच्चे से ये कहूँगा कि ऐसा बिल्कुल भी ना कीजिएगा, आप लोग की होमवर्क नहीं कीजिएगा जी। मुझे लगता है कि आप बहुत ही अच्छा डिसीजन लिए हैं आप, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं कि पेरेंट्स के डर से या किसी दबाव से वो अलग अलग सब्जेक्ट चुनते हैं। लेकिन आप पे नाराज भी रहे, फिर भी आपने अपने मन की बात को आर्ट में उकेड़ा है जी। बहुत ही अच्छी बात है आप जी। तो अच्छा ये बताइए आप कि आप कहाँ से आर्ट की पढ़ाई की आप? सर मैं अभी फाइन आर्ट की जो ट्रेनिंग ले रहा हूँ वो प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ से ले रहा हूँ। ये आराम से बच्चे लोग डिस्टेंस से भी कर सकते हैं। और अगर आप रेगुलर बेसिस पे कोर्सेज करना चाहते हैं तो 12th क्लास के बाद आप किसी कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर आपके पेरेंट्स नहीं तैयार हो रहे हैं, आप पढ़ाई के साथ साथ फाइन आर्ट करना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली जो है आराम से डिस्टेंस एजुकेशन से कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अच्छा विवेक जी, आप बताएं मुझे, आप कौन सी आर्ट आप करते हैं आप? सर अब तक मैंने बहुत सारे आर्ट किया है, जिसमें से कि सबसे ज़्यादा जो मेरा फेमस है वो बॉल पेन आर्ट है। इसके साथ साथ रियलिस्टिक स्केच, पेंसिल स्केच फेमस है। और इसके साथ साथ मेरा एक्रिलिक कलर, ऑयल पेंट कलर, पेंसिल कलर और पेन कलर, वाटर कलर, मैंने अप्रोक्स सारे मीडियम को ट्राई किया है, जिसमें से कि सबसे ज़्यादा अच्छा अगर बोलेंगे तो अब तक मैं पेंसिल स्केच मेरा सबसे बेस्ट रहा है। और आप सबसे ज़्यादा किस टॉपिक पे आपने काम अभी कर रखा है? जैसे कि नेचर स्टडी हो गया, मधुबनी पेंटिंग हो गया, रियलिस्टिक के बारे में तो बता ही दिया, टॉपिक जी किस टॉपिक पे आप काम कर? सबसे ज़्यादा जो मेरा फेवरेट है वो है पोर्ट्रेट। हाँ, पोर्ट्रेट, किसी का भी चेहरा बनाना। अगर मेरे अंदर चित्रकारी आई है तो सामने वाले को देख करके ही आई है। मैं हमेशा से इंटरेस्टेड था कि सामने वाले के चेहरे को मैं एक पेज पे बना डालूं। तो वहाँ से मैंने चेहरे देखना और चेहरे को पढ़ना स्टार्ट किया और बारी बारी से उनके प्रोपोर्शन को समझता था और फिर उसे ड्रॉ करने स्टार्ट किया। पोर्ट्रेट बनाने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं? सर अभी तक मैंने फ्री हैंड मेथड भी यूज किया है, इसके साथ साथ मैंने लूमिस मेथड भी यूज किया है। और ग्रिडिंग सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहा है जूनियर के लिए, क्योंकि ग्रिड में क्या होता है कि आपका प्रोपोर्शन एकदम परफेक्ट होता है। तो जैसा कि अभी विवेक जी ने बताया, ग्रेडिंग, ये इसको बोलते हैं ग्राफ, जो मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़ते होंगे। तो ग्राफ की विधि से हर बच्चे लोग भी ड्राइंग पोर्ट्रेट बना सकते हैं। पोर्ट्रेट ही नहीं, अगर आप किसी भी तस्वीर को आप कॉपी करना चाहते हैं तो ग्राफ कर ले
1 2 नंबर डाला जाता है उसको, और उसमें फिर आप कॉपी कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको बाद में बताऊंगा विवेक जी, ठीक है। अच्छा विवेक जी, मैंने सुना है कि आपने खुद की एक आर्ट गैलरी खोल रखी है। जी डेफिनेटली, मैं अपने आर्ट गैलरी को 2018 में ही ओपन किया था। पहले ये एक स्कूल में थी, लेकिन उसके बाद मैंने अपना पर्सनल पिछले साल 2019 में खोला, और बहुत ही अच्छा, मतलब कि वहाँ पे प्लेटफॉर्म के तौर पर बच्चों के लिए रहा। और अब तक मैंने अपने आर्ट गैलरी के थ्रू इस एक साल में 45 स्टूडेंट को ट्रेनिंग भी दिया है। और बहुत खुशी की बात है कि विवेक जी अभी खुद सीख भी रहे हैं और दूसरे को सिखा भी रहे हैं, ताकि इनका कहना है कि सिखाने से हम लोग, मेरे अंदर इम्प्रूव ज़्यादा आती है। इसी इन्होंने एक आर्ट गैलरी खोली हुई है, और उस आर्ट गैलरी में क्या आप पेंटिंग का एग्जीबिशन भी करवाते हैं आप? सर अभी तक तो एग्जीबिशन नहीं हुई है, क्योंकि एग्जीबिशन की उस लेवल में नहीं है हाँ सिटी, लेकिन हाँ एग्जीबिशन का प्लान है। जब भी एग्जीबिशन होगी तो मैं जरूर इनवाइट करना चाहूंगा अपने सर को कि आप आइए और वहाँ पे आकर के जरूर एंजॉय कीजिए। वेलकम है कि आप मुझे बुलाएं। जी जी। अच्छा विवेक जी, मैं कहने मतलब कि आप कभी कोई ड्राइंग कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया आपने? जी हाँ सर, मैंने पिछले साल 2019 के नवंबर में लगभग छठ पूजा के ठीक बाद जयपुर आर्ट एग्जीबिशन में भाग लिया था, जिसमें मुझे नेशनल अवार्ड से नवाजा गया था, और मेरे बॉल पेन आर्ट को बहुत ही ज़्यादा अप्रिसिएट किया गया, और वहाँ पे मुझे एक सर्टिफिकेट और मोमेंटो भी दिया गया। और सबसे ज़्यादा जो खास बात रहा मेरे लिए वहाँ पे कि मैं एकमात्र बिहार से वहाँ गया था, तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फील हुआ और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। सर अप्रिसिएट करते थे सभी बड़े बड़े कलाकार मेरे वर्क को, और सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हुआ। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन है कि आपने बॉल पेन का वर्क किया है जी, लेकिन ड्राइंग तो पेंसिल से की जाती है ना, तो आप सीधे बॉल पेन पे आप आ गए? सर ऐसी कोई बात नहीं है, आप किसी भी मीडियम से आर्ट कर सकते हैं, बॉल पेन हो, पेन हो, इंक हो, यहाँ तक कि आप एक मीडियम वायर से भी आप कोई भी आर्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। एक बात कहना चाहेंगे, तो विवेक जी अभी आपने बताया कि बॉल पेन से पेंटिंग कर सकते हैं, पेंसिल से कर सकते हैं, लेकिन सही प्रोसेस क्या है? वो सही प्रोसेस तो मुझे लगता है कि HB पेंसिल से है। डेफिनेटली HB पेंसिल ही आपका बेसिक है। आप एक रफ पेज लिए, अगर आपके पास ब्लैंक पेपर नहीं है तो आप कोई भी पेपर ले लीजिए, न्यूज़ पेपर ले लीजिए, उसमें हाथ की आप प्रैक्टिस कीजिए, फ्री हैंड प्रैक्टिस कीजिए, लाइन, सर्कल, ओवल वगैरह। अगर आप उस पे कमांड ले लेते हैं तब आप पेन पे जाइए और किसी भी मीडियम पे जाइए। जैसा कि अभी विवेक जी ने बताया कि पेंसिल से ही सही प्रोसेस है। जब इनके अंदर आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप बॉल पेन से, स्केच से आप दीवार पे भी उकेर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा आपने सवाल का जवाब दिया जी। और आप कभी कोई आर्ट एग्जीबिशन का में पार्ट लिया? एग्जीबिशन में कभी पार्ट लिया आपने? हाँ सर, एग्जीबिशन मैंने अभी बताया ना, मैं जयपुर एग्जीबिशन में भाग लिया था, जहाँ पे मेरे वर्क को बहुत ही ज़्यादा अप्रिसिएट किया गया। इवन यहाँ तक कि बिहार से मैं सिंगल ही ऐसा था जो वहाँ पे पहुँचा। यहाँ से आप सिंगल। तो लोगों को आश्चर्य होती थी कि 3-4 पेंटिंग, वो भी बड़ी बड़ी साइज की पेंटिंग थी। एक और सवाल है कि आप का फेवरेट कलर क्या है आपका? फेवरेट, वैसे तो आर्टिस्ट के लिए कोई भी फेवरेट कलर नहीं होता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अगर हम बोले तो मेरा ब्लैक, वाइट और रेड 3 चीज़ है। अच्छा, ये जो ब्लैक, वाइट और रेड, इसमें प्राइमरी कलर कौन सा है? प्राइमरी कलर आपका रेड कलर प्राइमरी कलर बताया जा सकता है, और प्राइमरी कलर से जो दूसरा कलर बनाया जाता है उसको हम लोग सेकेंडरी कलर बोलते हैं। तो ये जो 3 आप कलर के बारे में बताया, उसमें फेवरेट कौन सा आपका है? सबसे ज़्यादा फेवरेट अगर मानेंगे तो वाइट कलर है। तो अभी तो आप व्हाइट नहीं पहने हुए? नो सर, नो। तो व्हाइट को आपने क्यों फेवरेट माना? क्योंकि व्हाइट तो पूरा सादा होता है। मेरे ख्याल से जो मेरा पर्सनल थिंकिंग है कि आर्टिस्ट के लिए कोई कलर फेवरेट हो ही नहीं सकता है, वो हर एक कलर से वो कोई भी कलर को क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए मैं सारे कलर को अप्रिसिएट करूंगा, लेकिन जो मेरा पर्सनल है वो व्हाइट इसलिए है क्योंकि व्हाइट में कोई भी कलर डाल करके हम कोई भी कलर क्रिएट कर सकते हैं। तो विवेक जी का कहना है कि व्हाइट ही पेज एक ऐसा है कि आप कोई भी कलर से ड्राइंग कर सकते हो। अगर आप कलर ग्रीन कलर का पेपर लेते हो उस पर करोगे तो ड्राइंग आपका अच्छा नहीं बन पाएगा। और ड्राइंग करने के लिए इनका कहने का मतलब है व्हाइट पेज ही बेस्ट है, और यही नियम है कि आर्ट कॉलेजेस में भी बच्चे लोगों को सादा पेज ही दिया जाता है। अच्छा, बहुत ही आपका ये क्वेश्चन रहा। अच्छा विवेक, आप मुझे कुछ बताएं कि आपको कुछ फायदा हुआ आपको आर्ट में, जिनसे बच्चों को कुछ युवा कलाकारों को कुछ फायदा हुआ? जरूर, मैं डेफिनेटली बताना चाहता हूँ, बहुत ही ज़्यादा फायदा होती है। सबसे ज़्यादा जो फायदा फाइन आर्ट का देखा गया है वह होता है आपका एक आजकल बीमारी नया नहीं चला है यंगस्टर में, क्या बोलते हैं उसको, साइकोलॉजिकल, कुछ भी दिमाग में ऐसे ही सोचते रहते हैं बच्चे लोग।
कोई भी थोड़ा सा प्रेशर से मम्मी पापा थोड़ा सा भी प्रेशर दिए, उस दबाव में उनको लगता है हम बेकार इस दुनिया में आए हैं, फलाना ढिमकाना, बहुत सारा बात, उनको रात में नींद नहीं आती है। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, उनको आप एक पेपर और एक पेंसिल की लत लगा दीजिए, वो डेफिनेटली उस मेंटेलिटी से बाहर आएंगे और एक अलग तरीके से दुनिया को देखेंगे। तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट से आप बिल्कुल दूर रहिएगा, आप अपने आप को पर्सनली एंजॉय कीजिएगा अगर आप आर्ट के फील्ड में जाते हैं तो। और मुझे बताइए कि आपको पढ़ाई और आर्ट के अलावा कोई और एक्स्ट्रा एक्टिविटी है? यस सर, मेरी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी है वो है मैं कविताएं लिखता हूं और यहाँ तक कि 2-3 कवि सम्मेलन में पार्टिसिपेट भी किया हूँ। मुझे कुछ पोएम सुनाए, 1-2 पोएम। सर ऐसे तो याद नहीं है, लेकिन अभी जो मैं रास्ते में आते आते बस 1-2 लाइन मैंने लिखा है जो बहुत ही अच्छी है, तो आप लोग के सामने मैं बताता हूँ, सुनाता हूँ। ये कोई पोएम या शेर नहीं है, बस ऐसे ही लिखा था। तो देखिए, एक तरह का होता है ना एक्सपीरियंस लाइफ में, उसी तरीके का एक्सपीरियंस है कि जब जेब में पैसे नहीं होते हैं तो ऑटो नहीं, पैदल ही चलना सही होता है, लेकिन जब जेब में पैसे होते हैं तब रास्ते भी कठिन लगने लगते हैं और आपको ऑटो पे सफ़र करना पड़ता है। तो ये 2 लाइन यही दर्शाता है कि जब आपके पास पैसे नहीं है तो आप पैदल चल करके भी उस रास्ते को निपटा सकते हैं, लेकिन अगर आपके जेब में पैसे हैं तो आप ऑटो लीजिएगा, रिक्शा लीजिएगा या फिर बड़ी कोई गाड़ियाँ पे भी बैठ के जा सकते हैं। तो मन चंचल है, कहने का मतलब है मन जो है चंचल है जी। अच्छा, बहुत अच्छा आपने ये एक पोएम सुनाया मुझे को। अच्छा, मुझे आप ये बताइए, अगर आपके पास, आप पोर्ट्रेट में एक्सपर्ट है आप, अगर आप पोर्ट्रेट में एक्सपर्ट है तो एक सवाल है, अगर मैं आपको एक 4 ऑप्शन दूं, ठीक है, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, मोदी जी या नीतीश जी, तो आप क्या पेंटिंग सबसे पहले बनाएंगे आप? सबसे पहले तो डेफिनेटली मैं मोदी जी का बनाऊंगा। हाँ, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन जो फैक्ट मेरा अंदर से आ रहा है वो मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं मोदी जी का बनाऊंगा। वैसे मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ। मोदी जी का जो ड्राइंग बनाएंगे, आपको लगता है कि दाढ़ी से बड़ा है, जल्दी बन जाएगा, इसीलिए क्या? नहीं सर, ऐसी कोई डेफिनेटली कोई बात नहीं है, बस वो व्यक्तित्व के जो आदमी हैं वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं मोदी जी को सपोर्ट करूँगा और मोदी जी के साथ जाना चाहूँगा और उनका ड्राइंग को एक बड़े से कैनवास पे बनाने की कोशिश करूँगा। जब आप बना लेंगे तो मुझे अवश्य दिखाएंगे, ठीक है? जरूर सर। अच्छा, और मुझे बताएं कि आप जो है फारबिसगंज में आर्ट के क्षेत्र में जो आप उजागर कर रहे हैं, तो वहाँ पे कितने बच्चे आर्ट के क्षेत्र में भी हैं आपके पास? अभी तक मेरे पास सारे स्टूडेंट को मिला करके अप्रॉक्स 45 स्टूडेंट कनेक्टेड हैं, जिनमें से कि मेरे लॉकडाउन के पहले लगभग 35 स्टूडेंट क्लासेस करते थे, लेकिन डेफिनेटली अभी लॉकडाउन का असर हुआ है। कोविड के कारण बहुत सारी क्लासेस बंद हो गई, ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल थी और अभी भी अवेलेबल है, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने फिर से क्लासेस को ओपन किया है और नए जगह पे ओपन किया है, तो उम्मीद है कि फिर से अच्छे स्टूडेंट्स आएंगे। अच्छा, अब मैं आपसे और 2 सवाल करना चाहूँगा कि आप गाँव में रहना पसंद करेंगे या शहर में रहना पसंद करेंगे, क्योंकि आप आर्ट के नज़रिए से मुझे बताएंगे आप। सर डेफिनेटली मैं एक ही बात बोलूँगा कि मैं खुद एक गांव से बिलोंग्स करता हूँ। फारबिसगंज से थोड़ा सा साइड में एक हरिपुर पड़ता है। गांव बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है मुझे, इसके बहुत सारा उदाहरण है। मैं बचपन से ही जो वहाँ रहा हूँ, वहाँ पे पला बड़ा हूँ, वहाँ का जो वातावरण है वो शहर से बिल्कुल ही अलग है। यानी वहाँ पे जो शांति है और सुकून है वो आपको डेफिनेटली कहीं नहीं देखने को मिलेगी। और एक दूसरे नज़रिए से मैं बोलूँगा कि वहाँ पे फाइन आर्ट की क्लासेस है ही नहीं। तो अगर मुझे फ्यूचर में गांव में रहने का मौका मिला वीक में एक भी दिन, तो मैं डेफिनेटली रहूँगा ताकि वहाँ के बच्चे को भी थोड़ी सी फाइन आर्ट की नॉलेज दे सकूँ। तो ये बहुत आपका अच्छा सपना है कि गांव में भी आप आर्ट को उजागर करेंगे। तो मुझे ये बताइए कि आप जो फारबिसगंज में हैं, वहाँ पे कोई एक ऐसा आर्ट का कुछ टेम्पल वगैरह प्लेस मुझे बताएं दर्शकों को। एक्चुअली में ऐसा कोई प्लेस टेम्पल तो नहीं है, लेकिन अगर आर्टिस्ट के नज़रिए से देखें, आर्ट के नज़रिए से देखें, अगर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड देखें, तो वहाँ पे एक जैन टेम्पल है छोटा सा, जो मुझे कि आर्टिस्टिक लगता है। डेफिनेटली वहाँ पे मैं लाइव स्केचिंग करना चाहूँगा अगर कभी मुझे मौका मिले तो। और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी और जो भी युवा कलाकार फारबिसगंज के हैं उन्हें भी सजेस्ट करूँगा कि आप डेफिनेटली वहाँ जा करके लाइव ड्राइंग कीजिए। वेरी गुड। और विवेक जी, और मुझे एक बार बताएं, आप किसे आइडल मानते हैं और क्यों मानते हैं? सर, इस क्वेश्चन का नज़रिया 2 तरीके से हम दे सकते हैं। सबसे पहला कि आर्टिस्टिक आपको बताऊं या फिर मेरा पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बताऊं। अगर मैं आर्टिस्टिक बताऊं
तो मुझे फैब्लो पिकासो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। लेकिन मॉडर्न आर्ट के अनुसार से मुझे अमित कुमार मीना जो कि इंस्टाग्राम पे हैं, और इसके साथ साथ पेंसिल परसेप्शन के नाम से एक रियलिस्टिक स्केच आर्टिस्ट है सदाशिव राव, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर करते हैं, क्योंकि उनकी जो टेक्निक होती है वो बिना ब्लेंडिंग स्टम्प के वो पेंसिल, हर एक पेंसिल से ही, सिर्फ पेंसिल से ही एकदम बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक इफेक्ट अपने वर्क पे लाते हैं। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर करता है। तो इसलिए आप रियलिस्टिक वर्क ज़्यादा करते हैं? जी जी जी। एक आप मुझे बताएं कि आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट अभी तक कर रहे हैं? जो अभी आप, एक तो पहले आप मेडिकल लाइन छोड़ दिए जी, बचपन से आप पुलिस पे आर्ट करते थे, और अभी आप एक आर्ट इंस्टीट्यूट भी खोल दिए बच्चों को सिखाने के लिए, तो क्या पेरेंट्स अभी आप सपोर्ट कर रहे हैं आपको? सच बात बताऊं तो जिस समय में मैंने करियर का स्टार्टिंग किया था, तो आजकल का जो ह्यूमर बना हुआ है गवर्नमेंट जॉब, ये ह्यूमर मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता था। स्टार्टिंग में प्रेशर में आके मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन किए, कोशिश भी किया, लेकिन मैं वहाँ पे कंसंट्रेशन नहीं डाल पाया, क्योंकि मेरे अंदर कुछ और था। मैं आर्ट में जाना चाहता था, लेकिन मेरे पेरेंट्स फोर्स डाल रहे थे कि नहीं तुम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, जो कि वहाँ गलत था, और मैंने ये चीज़ को एक्सेप्ट किया। मैंने उस चीज़ को जब तक, देखिए प्रॉब्लम क्या होती है सर, और मैं आप लोगों को भी बताऊंगा, प्रॉब्लम ये होती है कि जब तक आप प्रूव करके नहीं दिखाते हो पेरेंट्स को, तब तक पेरेंट्स राजी नहीं होते हैं। जब पेरेंट्स ये चीज़ देख लिए कि हाँ ये आर्ट में बहुत अच्छा कर रहा है, आगे इसका स्कोप लग रहा है उन्हें, 10-15 आदमी आप के बारे में चर्चा करते हैं, तब जाके पेरेंट्स सपोर्ट करना स्टार्ट किए। और अब मुझे आप एक और सवाल बताएं कि अब जो यहाँ इस आर्ट टॉक्स में आप आए हुए हैं, तो युवा कलाकारों के लिए, बल्कि युवा कलाकार नहीं, जो स्टूडेंट है अभी, जी जी, तो उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सर मेरा तो यही संदेश रहेगा कि आपने जो ये आर्ट टॉक शो अरेंज किया है, ये बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है। फॉरबिसगंज ही नहीं, ऑल ओवर बिहार के स्टूडेंट को मैं बोलूँगा, अगर आप फाइन आर्ट में इंटरेस्टेड हैं तो रजत सर से कंसल्ट कीजिए, आपको डेफिनेटली कोई ना तो कोई सजेशन मिलेगा। और यहाँ तक कि अगर आप इस आर्ट टॉक शो में आना चाहते हैं तो आपको रजत सर से संपर्क तो जरूर करना चाहिए। तो डेफिनेटली आप यहाँ आ सकते हैं, यहाँ कोई भी आ सकता है। ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि मतलब इस पूर्णिया में कोई भी ऐसे आर्टिस्ट नहीं है जो युवा कलाकारों को एक प्लेटफॉर्म दे सके, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने जब पहली बार आपका एक आर्ट टॉक शो देखा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि आखिर ये है क्या। फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में आपके नंबर देखे, नंबर पे मैंने तुरंत कॉल किया जब पहली बार आपसे बात हुई थी। फिर आप, मैंने बताया भी था, मैंने 5 साल पहले आपसे मुलाकात भी किया था यहाँ फाइन आर्ट सीखने के लिए ही, लेकिन मैं फिर बाहर चला गया, जिसके कारण कि ये नहीं हो। अच्छा विवेक जी, अब जाते जाते आप एक संदेश दें मुझे भी और दर्शकों को भी, आपको इस आर्ट टॉक शो में आकर कैसा लगा? डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, खास करके ये सिर्फ प्रोफेशनल शो नहीं है, यहाँ पे अपनापन लगता है, और आपके जैसे आर्टिस्ट हो तो सर ज़रूर कुछ ना तो कुछ अच्छा होगा ही। जहाँ तक कि मेरी बात है, अगर यहाँ के स्टूडेंट को मेरी भी कोई सपोर्ट की ज़रूरत हो तो मैं हमेशा हूँ। इवन यहाँ तक ही नहीं, ऑल ओवर बिहार के जितने भी कलाकार, युवा कलाकार हैं, अगर इस मंच से जुड़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली जुड़िए, और इससे आपका हौसला बढ़ेगा। आपके पेरेंट्स भी आपके आकलन को देखेंगे, आपके ब्रेन की स्टडी करेंगे, और फिर शायद आपके पेरेंट्स भी सपोर्ट करें, जैसे कि मेरे पेरेंट्स ने अब करने लगा है। तो जैसा कि अभी विवेक जी ने भी आप लोगों को बताया इस आर्ट टॉक शो के बारे में, अपने जीवन के पूरे कहानी के बारे में, क्योंकि इन्होंने मेडिकल लाइन से छोड़ करके आर्ट में जुड़ा हुआ है। तो फिर हम मिलते हैं नई एपिसोड में नए युवा कलाकारों के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सर। तो विवेक जी, आपका मैं फिर से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने कीमती समय इस आर्ट टॉक शो में मेरे साथ दिया, और दर्शकों को भी आपने कुछ अच्छी अच्छी बातें बताई, उनको सुनने का मौका मिला। तो फिर मिलते हैं नए युवा कलाकारों के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच सर, इस आर्ट टॉक शो में इनवाइट करने के लिए थैंक यू। जैसा कि आप लोगों ने देखा, अभी अभी मेरी इंटरव्यू समाप्त हुई, और मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ इस आर्ट टॉक शो में आकर के, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा रजत सर का, जिन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर मेरे और सर के बीच में जो ये शो चला, अभी ये जो इंटरव्यू हुई, ये बातचीत आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं इस पार्टिसिपेशन में फर्स्ट आ सकूं। और अगर आप लोगों को लगे कि आप लोग भी इस आर्ट टॉक शो में भाग लेना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग जितने जल्दी हो सके कंसल्ट जरूर कीजिए। धन्यवाद। यह आर्ट टॉक शो उभरती हुई युवा कलाकार के अंदर छिपी हुई प्रतिभा को
नया मंच प्रदान करेगी, जिसे हम इस शो के माध्यम से आप सभी लोगों तक पहुंचाएंगे। इस आर्ट टॉक शो में उनके बोलने की प्रतिभा को परखा जाएगा एवं उनके रुचि अनुसार उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। जिसका प्रदर्शन इस टॉक शो में सबसे उत्तम रहेगा, उन विजेताओं को हमारे संस्थान की ओर से 5,000 रुपये का चेक पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया जाएगा। दूसरे स्थान पर रहने वाले प्रतिभागी को 3,000 एवं तीसरे स्थान पर रहने वाले प्रतिभागी को 1,500 रुपये का चेक दिया जाएगा। अगर आप में भी है जज्बा और हुनर, यदि आपको लगता है कि आप हमारे सवालों का जवाब दे सकते हैं, तो आपका स्वागत है इस टॉक शो में।